हेलो फ्रेंड्स, आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं वेब व्यू के बारे में। एंड्रॉइड में वेब व्यू कहाँ यूज आता है, एक्चुअल में वेब व्यू होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वेब व्यू एक्चुअल में होता क्या है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वेब व्यू का मतलब होता है वेब व्यू, मतलब एक ऐसा व्यू जो वेब को व्यू कराएगा। वेब को व्यू कराएगा का मतलब क्या होता है? वेब का मतलब हो गया वेबसाइट, मतलब जो भी आपके www से शुरू होने वाली जितनी भी वेबसाइट्स है वो सारी वेब के अंदर आती है। और वो अगर आपको एंड्रॉइड में एज अ एक्टिविटी के अंदर आपको शो करवाना है तो आप वेब व्यू से करा सकते हो। तो क्वेश्चन आता है कि सर उसके लिए तो ब्राउजर होता है एंड्रॉइड के अंदर, तो हम जब भी ऐप में कहीं लिंक पे क्लिक करते हैं तो ब्राउजर ओपन हो जाता है। तो आप जो चीज सोच रहे हो वो एकदम सही है कि ब्राउजर ओपन हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो वेबसाइट है वो मेरे ऐप में ही एज अ लेआउट इंटीग्रेट होकर दिखे। जैसे मैं चाहता हूं कि एक ब्राउजर बनाना, या मैं किसी की वेबसाइट को अपने ऐप में चलाना चाहता हूं एज अ वेब एप्लीकेशन, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वेब व्यू की। तो वेब व्यू और कुछ नहीं है, एक व्यू क्लास है जो वेबसाइट व्यू कराने के काम में आती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि वेब व्यू के बेनिफिट्स क्या है। तो वेब व्यू के बेनिफिट्स ये है, पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर आपको ब्राउजर बनाना है तो उसके लिए आपको वेब व्यू की जरूरत पड़ेगी। तो अगर जितनी भी ब्राउजर एप्स बनती है नेट पे उनको वेब व्यू की जरूरत पड़ती है। अगर आपको भी अगर इन फ्यूचर वेब ब्राउजर बनाना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वेब व्यू की, क्योंकि जो भी एक्टिविटी के अंदर अगर आपको अपना वेबसाइट लोड करना है या कोई भी वेबसाइट लोड करवानी है, यानी कि जो ब्राउजर में आप देखते हो, एंड्रॉइड के कोई से भी ब्राउजर में अगर आप देखते हो तो वो अगर अब उसी ऐप में अगर वो वेबसाइट लोड हो जाती है, दैट मींस उसके अंदर क्या लगा हुआ है? एक वेब व्यू लगा रखा है। ठीक है, जैसे इमेज को लोड करने के लिए इमेज व्यू होता है, टेक्स्ट को शो करने के लिए टेक्स्ट व्यू होता है, वैसे ही आपकी वेबसाइट को लोड करने के लिए क्या होता है? वेब व्यू होता है। का दूसरा एडवांटेज ये है कि कहीं पे अगर ऐसा है कि अगर आप वेब पेज लोड करवा के जो कंटेंट है वो दिखा सकते हो, तो दूसरा एडवांटेज क्या है वेब व्यू का? ही वो ये है कि अगर जैसे मेरे को नेट से कोई डेटा फैच करवा के दिखाना है, अगर सिर्फ कंटेंट ही दिखाना है और कुछ नहीं करना, तो कंटेंट दिखाने के लिए मैं एक जेसन क्वेरी बनाऊं, एपीआई बनाऊं, जेसन रिक्वेस्ट बनाऊं, उसके बाद मैं डेटा को पार्स करूं और फिर उसको इंटीग्रेट करूं मेरे लेआउट के अंदर। उससे बेटर है कि मैं उस वेब पेज को ही वेब व्यू के थ्रू दिखा दूं। जैसे कि बिल है, अब सारा कुछ हो गया, मेरा एक ऐप है ई कॉमर्स की, वो कंप्लीट हो गई ई कॉमर्स की ऐप। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही यूजर ऐड टू कार्ट करता है उसके बाद प्लेस कर देता है ऑर्डर को, तो वहां पे एक पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आता है, वहां पे वो पेमेंट करके वापस आता है तो उसके पास बिल आना चाहिए। अब आप बिल जनरेट खुद से भी करवा सकते हो। उसमें क्या होगा, आपको एक क्वेरी लगानी पड़ेगी, सर्वर से आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड लेके आओगे, उसको एक बिल का आपको एक लेआउट बनाना पड़ेगा, उसमें इंटीग्रेट करके दिखाओगे। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि वो जो डिजाइन है वो वेबसाइट पे तो बनाएगा ही बनाएगा वेब पेज के लिए, तो वो का वो वेब पेज अगर आप सिंपल से सिंपल उस वेब पेज को अगर आप लोड करा दो बिल दिखाने के लिए, तो उस केस में भी बेटर यूज हो सकता है वेब व्यू का। तीसरा इंपॉर्टेंट केस कहाँ पे यूज आता है, जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है और आप चाहते हो कि उसका एक एप्लीकेशन बन जाए जिसमें जैसा आपका वेबसाइट है वैसे ही आपको वेब एप्लीकेशन चाहिए, मतलब वैसे ही आपको एप्लीकेशन चाहिए एंड्रॉइड मार्केट के ऊपर, और कुछ एडिशनल चाहिए, होम चाहिए, कॉन्टेक्ट चाहिए, जो सारे वेबसाइट के अंदर है वैसे ही उसका एक स्मॉलर वर्जन कह सकते हैं वो एंड्रॉइड पे एज ए एप्लीकेशन चल जाए। तो उसके लिए भी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ वेब व्यू से उसको इंटीग्रेट कर सकते हो पूरी की पूरी वेबसाइट को। ठीक है, उसके लिए वेबसाइट को बूटस्ट्रैप से मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स है वेब व्यू के। तो वेब व्यू दिखता कैसा, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक स्क्रीन है, फोन की स्क्रीन के अंदर जैसे मैंने गूगल क्रोम खोल रखा है, यानी कि मैंने www.google.com वेबसाइट जो है वो ओपन कर रखी है, तो आपको ऐसा लगेगा एक ब्राउजर है। ठीक है, तो एंड्रॉइड में इसको कैसे इंटीग्रेट करना है ये हम देखने वाले हैं आज के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट। तो उसके लिए पहले मैं एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे एक नया एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सएमएल में जाके वेब व्यू लेना पड़ेगा। तो वेब व्यू डिजाइन में अपन को प्लेस करना पड़ेगा, देन हम रन टाइम पे उसके ऊपर क्या करेंगे, यूआरएल लोड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सएमएल मैंने यहाँ खोल लिया। अब यहाँ पे आपको कोई भी एक लेआउट ले लेना जिसके अंदर आपको वेब व्यू, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है वेब व्यू फुल स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो या फिर आप एक हाफ स्क्रीन पे या एक फिक्स्ड हाइट और विड्थ के अंदर दिखाना चाहते हो। ठीक है, मोस्टली केसेस में फुल स्क्रीन पे ही दिखता है, तो उसके लिए आपको मैचमेंट करना होगा तो फुल स्क्रीन पे ही आ जाएगा। तो उसके लिए फिर कोई सा भी लेआउट ले सकते हो आप। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको एक टैग लगाना है और सिर्फ वेब व्यू लिखना है। आपको क्रोम का आइकन जैसा एक आइकन दिखेगा वेब व्यू के पास में, तो आप देख सकते हो यही आपका वेब व्यू है। इसको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो विड्थ और हाइट पूछेगा आपसे,
तो विड्थ में हम दे देंगे मैच पेंट और हाइट में भी हम मैच पेंट, क्योंकि मैं इसको फुल स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। आप इसको फिक्स साइज पे भी दिखा सकते हो, बट सेंस नहीं है कि आप कोई भी वेबसाइट लोड कर रहे हो एक छोटे से बॉक्स के अंदर, ठीक है। हाँ, डिजाइन में अगर ऐसा कुछ डिमांड हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फुल स्क्रीन पे ही दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी एक आईडी देता हूँ क्योंकि रन टाइम पे इसका काम आने वाला है, तो वेब व्यू, ठीक है। तो डिजाइन वाइज मेरा काम हो चुका है। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो ग्रेइश कलर का बैकग्राउंड आ गया है, दैट मींस वेब व्यू मेरे फुल स्क्रीन पे आ चुका है। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर, जावा फाइल के अंदर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आईडी फाइंड कर दूंगा। तो वेब व्यू की आईडी फाइंड कर दी है। अब स्टार्ट होता है मेन प्रोसेस। अब हमको क्या करना है, वेब व्यू डॉट लोड यूआरएल। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिल रहा है आपको, इसमें एक स्ट्रिंग यूआरएल मांग रहा है आपसे, मतलब स्ट्रिंग के अंदर, मतलब इन्वर्टेड कोट्स के अंदर आपको यूआरएल प्लेस करना है। अब यूआरएल प्लेस करते हुए आपको ध्यान रखना है, अभी तक हम जब भी यूआरएल करते हैं तो हमको लगता है कि www.something.com या .in यही हम यूआरएल में डालते हैं, बट एक्चुअल में क्या होगा आपका, जब तक आप https नहीं लगाओगे तब तक वो यूआरएल कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो हमको ब्राउजर में भले ही नहीं दिखता, लेकिन ब्राउजर जब उस चीज को यूआरएल को जब लोड करता है तब वो http और https लगता है उसके आगे। अब http नॉर्मल वेबसाइट्स के लिए हो गया, और जो सिक्योर्ड वेबसाइट होती है उनके लिए https होगा। तो मोस्टली केसेस में आजकल आपको वेबसाइट जो मिलेगी वो https ही होगी, सिक्योर्ड ही होगी, ठीक है। तो https कॉलन 2// देन आता है www.google.com, ठीक है। मैं गूगल ओपन करवा रहा हूँ, यानी गूगल सर्च इंजन ओपन कर रहा हूँ। आप कुछ भी, जो भी आपको वेबसाइट उस वेब व्यू में लोड करानी है, वो वेबसाइट यहाँ पे आएगी, और वेबसाइट के आगे http या फिर https कॉलन 2// आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे वेब व्यू जो है, वेब व्यू के अंदर ये लोड यूआरएल मैंने कर दी और यूआरएल यहाँ पे आ जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, जब इसको चलाओगे, तब भी ये वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? क्योंकि इसकी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी वेबसाइट को लोड करने के लिए क्या होती है, इंटरनेट। अगर मेरे फोन के अंदर इंटरनेट ही नहीं है तो क्या मैं ये लोड कर पाऊंगा? नहीं लोड कर पाऊंगा। तो अब आप क्या होगा, स्मार्टफोन्स, एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में मोस्टली केसेस में इंटरनेट तो होता ही है। तो पहली चीज तो आपको ये चेक करनी है कि इंटरनेट है कि नहीं है, ठीक है। इंटरनेट होगा तभी आप वेबसाइट को लोड कर पाओगे, नहीं तो वेब व्यू लोड नहीं कर पाएगा यूआरएल को, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर इंटरनेट भी है फोन के अंदर तब भी क्या ये एरर शो करेगी? तो अभी भी एरर शो करेगी, आपका वेब व्यू लोड नहीं कर पाएगा यूआरएल को। क्यों नहीं लोड कर पाएगा? उसका रीजन ये है कि आपके ऐप को परमिशन चाहिएगी इंटरनेट को यूज करने की। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट है तो सही फोन के अंदर, लेकिन वो ऐप जो हमारी ऐप है वो उस इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएगी जब तक हम परमिशन नहीं देंगे। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल में जाके इंटरनेट की परमिशन जो है वो हमको ऐड करनी पड़ेगी। तो मैनिफेस्ट फाइल आप देख सकते हो ऐप फोल्डर के अंदर, जस्ट बिलो आपको मिल जाएगी मैनिफेस्ट फोल्डर, और इसके अंदर आपकी मैनिफेस्ट फाइल होती है। और यहाँ पे कहीं पे भी टैग के बाहर, ठीक है, सारे टैग के बाहर, ऐसा नहीं टैग के अंदर आप दे रहे हो, टैग के बाहर ही आपको यूजर्स परमिशन यूज करना है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड नेम पूछेगा आपसे, तो आप नेम जो भी दे, इतनी सारी परमिशन होती है, आप इनमें से जो परमिशन, जिस टाइप का रिसोर्स आपको चाहिए उस टाइप की परमिशन आपको यहाँ देनी पड़ेगी। जैसे अगर आपको कैमरा एक्सेस करना है, आपको इंटरनल स्टोरेज एक्सेस करना है, तो उन सबकी परमिशन आप दिए बगैर आप उनको एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करना है फोन का, तो मेरे को यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन देनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ इंटरनेट की परमिशन दे दी है। अब मैं जब इस ऐप को चलाऊंगा तो मेरा जो वेब व्यू है वो वेबसाइट को लोड करेगा। उसको चला के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मेरी ऐप स्टार्ट हो गई। अब देखते हैं कि वेब व्यू लोड करता है कि नहीं करता है वेबसाइट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेब व्यू में वेबसाइट लोड हो चुकी है। जो यूआरएल अपन ने ऐड करी थी वो यूआरएल यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ कहीं सर्च करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। तो अब देखो जैसे ही मैंने सर्च किया या मैं किसी और पे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब कि कोई भी अदर यूआरएल पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे स्पोर्ट्स पे क्लिक किया तो ब्राउजर ओपन हो रहा है, ठीक है। यानी कि वेब व्यू जो लोड किया है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर यूआरएल के लिए ही अभी तक लोड हुआ है। मतलब आगे कहीं पे भी आप क्लिक करोगे तो जब भी आप वेबसाइट में कहीं पे भी क्लिक करते हो तो एक यूआरएल लिंक जनरेट होती है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि आपके वेब व्यू में एक वेबसाइट तो लोडेड है, मतलब एक यूआरएल तो लोडेड है। अब आप जहां पे भी क्लिक कर रहे हो वो एक नया लिंक जनरेट हो रही है, तो वो वेब व्यू पे लोडेड नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, उसको गूगल क्रोम पे शो कर रहा है। तो वो एक ही यूआरएल को लोड कर पा रहा है, क्योंकि बाकी जहां पे भी क्लिक कर रहे हो तो मल्टीपल यूआरएल्स लिंक है, वो सेम यूआरएल नहीं है। तो वो नई यूआरएल जो भी जनरेट होती है वो क्या कर रहा है,
उसको क्रोम पे मतलब जो भी आपका ब्राउजर है, डिफॉल्ट ब्राउजर है, उससे ओपन करवा रहा है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको रिजॉल्व करना है। अगर हम ब्राउजर बना रहे हैं या कोई भी वेबसाइट ओपन करवा रहा हूँ, तो मैं क्या चाहूंगा, जितने भी क्लिक्स लगे वो उसी में हैंडल हो। मतलब उस पर क्लिक किया तो जो दूसरी वेबसाइट है वो भी उसी में ओपन होनी चाहिए। तो ऐसे स्टैक जो है वो चलता रहना चाहिए। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेबव्यू, एक वेबव्यू क्लाइंट होता है, उसको सेटअप करना पड़ेगा। तो वेबव्यू डॉट सेट वेबव्यू क्लाइंट। अब इस वेबव्यू क्लाइंट को वेबव्यू क्लाइंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं तो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो न्यू वेबव्यू क्लाइंट, और यहाँ पे मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें पास कर दिया। अब यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि इस क्लास में कोई भी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं जिसको आपको ओवरराइड करना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हमारे यहाँ एरर आ जाता, फिर हमको ऑल्ट प्लस एंटर करके इंप्लीमेंट मेथड्स करना पड़ता। तो जितने भी इसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं इस क्लास के, वो आपको ओवरराइड करने पड़ते। लेकिन इसमें कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है कि जो आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको एक मेथड मिलता है, मैं उसको ओवरराइड करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है इसको रिजॉल्व कौन कर रहा है। हमने वेबव्यू क्लाइंट तो सेट कर दिया, लेकिन वेबव्यू क्लाइंट के अंदर भी कौन कौन सा ऐसा मेथड है जिसको रिजॉल्व कर रहा है। शुड, यहाँ पे देखो, शुड ओवरराइड यूआरएल लोडिंग करके एक मेथड है जो एक्चुअल में ये काम करता है। तो ये जो मेथड है ना, ये जैसे मैंने वेबव्यू क्लाइंट जो है इस पे सेट किया वेबव्यू के ऊपर, तो शुड ओवरराइड यूआरएल लोडिंग अब इस पे सेट हो गया। यानी कि अब तो जितनी बार भी यूआरएल जो है वो ओवरराइड होगी, तब तब ये मेथड कॉल होगा और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो भी नई वेब रिक्वेस्ट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेब रिक्वेस्ट आई है, उसको वेबव्यू पे प्लेस कर देगा। तो अब बाहर नहीं जाएगा, आपका सेम वेबव्यू के अंदर नया वेबव्यू रिक्वेस्ट जो है वो लोड हो जाएगा। यानी कि जिस पे भी आपने क्लिक किया है वो उसी वेबव्यू के अंदर वापस आपको दिख जाएगा, जैसे कि एक नॉर्मल ब्राउजर में होता है। इसको हम चला के देखते हैं क्या ये चीज हुई है। आप जरूरी नहीं कि इसको ओवरराइड करो। ओवरराइड का मतलब क्या होता है, खुद का कोई आपको कोड जो है वो उसके साथ कराना हो। तो हमको कुछ ऐसा करवाना नहीं है, सिर्फ मेरे को आपको बताना था, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आप अनकमेंट भी रख सकते हो, आप इसको हटा के भी रख सकते हो, आप इसको लो भी मत, तब भी चलेगा। ठीक है, बस न्यू वेबव्यू क्लाइंट जो है वो सेट करना जरूरी है वेबव्यू के ऊपर। तो मैं इसको वापस चला के दिखाता हूँ आपको कि ये चीज रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है और गूगल क्रोम आ चुका है, क्योंकि मैंने गूगल यूआरएल लोड करी थी। अब मैंने पिछली बार जब एंड्रॉइड लिख के एंटर किया था, यानी कि सर्च किया था, तो उसने क्रोम खोल दिया था, यानी कि नया वेब ब्राउजर खोल दिया था। तो अब क्या होता है, एंटर करता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नई यूआरएल है वो इसी वेबव्यू पे लोड हो गई है और आपको आगे देखने को मिल गया है। अब मैं यहाँ पे फर्दर किसी लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो भी इस वेबव्यू में ही लोड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंड्रॉइड की जो डेवलपर साइट है वो मैंने ओपन कर दिया। मैं किसी पे भी क्लिक करता रहूंगा तो आगे आगे इस वेब व्यू पे लोड होता रहेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही मैं बैक प्रेस दबाऊंगा तो मेरी जो ऐप है वो क्लोज हो गई। अब ये क्या चीज हुई, ये चीज ऐसे समझो कि आपकी एक्टिविटी के अंदर वेब व्यू ओपन हो रहा था। अब वेब व्यू में एक स्टैक मैनेज होता है कि पहली वेब व्यू के अंदर पहली जो यूआरएल लोड हुई, देन आपने जब दूसरे पे क्लिक किया तो दूसरी यूआरएल लोड हुई, देन तीसरे पे क्लिक किया तो तीसरी यूआरएल लोड हुई। तो ये स्टैक मैनेज हो रहा है। तो पहली यूआरएल, उसके बाद दूसरी यूआरएल, उसके बाद तीसरी यूआरएल, उसके बाद चौथी यूआरएल, ऐसे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सारी एक स्टैक में मैनेज हो रही है। लेकिन एक्टिविटी तो एक ही है। बैक प्रेस पे क्या काम करता है, बैक प्रेस हमेशा क्या करता है, एक्टिविटी को पॉप करता है। अब हमारे स्टैक के अंदर एक ही एक्टिविटी थी और वही क्या हो गई, बैक प्रेस करने पे पॉप आउट हो गई, तो हमारा ऐप क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो हम ये नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, जब मैं बैक प्रेस करूं तो अगर वेबव्यू पीछे जा सकता है, यानी कि वेबव्यू के स्टैक में अगर वेबसाइट्स है तो पिछली वाली वेबसाइट लोड हो। नहीं, अगर ऐसा कोई पिछली कोई वेबसाइट नहीं है, यानी कि स्टैक खाली है, यानी स्टैक में सिर्फ एक ही वेबसाइट है जो स्टार्टिंग में लोड हुई थी, तो वो एक्टिविटी जो है वो पॉप हो जाए। और अगर वो एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है, यानी कि जो सबसे पहले एक्टिविटी ओपन होती है वो है, तो ऐप क्लोज हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑन बैक प्रेस मेथड होता है एक्टिविटी साइकिल के अंदर, उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके अंदर हम थोड़ा कोडिंग करेंगे, उसको हम ओवरराइड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक ऑन बैक प्रेस मेथड होता है, उसको हम ओवरराइड करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखना है ऑन बैक प्रेस्ड, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको सजेशन मिल जाएगा, आप एंटर कर देना तो ये मेथड आ जाएगा। अब इसमें ये देखो जो सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस है, यानी कि जो इस एक्टिविटी की जो सुपर क्लास है, यानी कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, उसके अंदर एक ऑन बैक प्रेस मेथड पहले से रिटर्न है। वो क्या करता है, आपकी जो एक्टिविटी का स्टैक होता है उसमें से एक्टिविटी को पॉप करने का काम करता है। ठीक है, तो हमको ये काम कब करवाना है, जब वेबव्यू के स्टैक में सब कुछ खाली हो गया, मतलब एक ही वेबसाइट पड़ी हो, तब हमको ये काम कराना है। अनटिल एंड अनलेस जब तक वेबव्यू में एक से ज्यादा वेबसाइट्स पड़ी है वेबव्यू के स्टैक के अंदर, तब क्या करवाना है, वेबव्यू को
प्रीवियस यूआरएल लोड करवानी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए सिंपल सा यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे वेबव्यू डॉट कैन गो बैक। तो इसलिए वेबव्यू को ग्लोबल वेरिएबल बना देना ताकि आप इस मेथड में भी यूज कर पाओ। तो कैन गो बैक, अभी ये मेथड क्या करता है, मेथड के अंदर देखो रिटर्न टाइप क्या है इसका, बुलियन। नाम से समझ में आ रहा है क्या ये पीछे जा सकता है, कैन गो बैक। तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स। अगर पीछे कोई यूआरएल है जो जा सकता है, मतलब अगर एक से ज्यादा स्टैक में है तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर एक ही यूआरएल है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको लगा देते हैं। अगर ट्रू होता है यानी कि पीछे जा सकता है, यानी कि स्टैक में एक से ज्यादा वेबसाइट्स है जो पहले लोड हो चुकी है, तो डॉट गो बैक। तो ये क्या करेगा, सिंपल से जो इससे जस्ट पहले यूआरएल जो ओपन हुई थी उसको वापस लोड कर देगा, ठीक है। और एल्स में हम क्या करेंगे, अगर ऐसा ना हो तो वो कौन सा केस होगा एल्स वाला, कि जब आपका जो सबसे पहली वेबसाइट लोड हुई थी वेबव्यू पे वही आ गई है बैक बैक करके, तो अब जब बैक करेंगे तो वेबव्यू के स्टैक में एक ही वेबसाइट बची है, तो बैकप्रेस पे क्या होना चाहिए, जो एक्टिविटी है वो पॉप हो जानी चाहिए। तो मैं एक्टिविटी पॉप होने का कोड क्या होता है, सुपर डॉट ऑन बैकप्रेस। तो इसको मैं एल्स में लगा देता हूं। अब इसको चला के देखते हैं क्या अब बैकप्रेस पे वो प्रॉब्लम जो थी वो रिजॉल्व हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे मेरी ऐप ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं गूगल में जैसे सर्च करता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड सर्च किया, आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने विकीपीडिया पे अब क्लिक किया है तो विकीपीडिया की वेबसाइट लोड होगी। इसमें भी एक प्रॉब्लम देखते जाना, अब उसको रिजॉल्व करने वाले हैं। अब मैंने यूआरएल पे क्लिक तो कर दिया लेकिन यूआरएल बहुत लेट ओपन हो रही है, और एक्चुअल ब्राउजर में भी लेट ही ओपन होती है, लेकिन हमारे पास क्या होता है, एक लोडर दिख रहा होता है स्क्रीन पे। तो हमको ये पता रहता है कि यार एक कोई दूसरा काम चल रहा है प्रोसेसिंग में, लेकिन यहाँ वो लोडर नहीं है, वो हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अब नेक्स्ट वर्क है जो हम इसमें करने वाले हैं। बट पहले अपन देखते हैं कि वो बैक वाला काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये लोड हो चुका है। अब मैं बैक प्रेस करता हूँ। तो पिछली बार क्या हुआ था, आपकी ऐप क्लोज हो गई थी। इस बार क्या हुआ, जो प्रीवियस हमारी वेबसाइट थी जो लोड हुई थी लिंक, वो वापस आ चुका है। अब मैं बैक प्रेस करता हूँ, जो सबसे पहले ओपन हुई थी वो आ चुकी है। अब जब बैक प्रेस करूंगा तो स्टैक में सिर्फ एक ही यूआरएल है, तो रिटर्न क्या आएगा, फॉल्स। और वो क्या कर देगा, सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस। तो उससे एक्टिविटी के स्टैक में एक्टिविटी पॉप हो जाएगी, और एक ही एक्टिविटी थी, मल्टीपल एक्टिविटी होती तो प्रीवियस एक्टिविटी में चला जाता, लेकिन इस ऐप के अंदर एक ही एक्टिविटी थी। तो मैं जैसे ही बैक प्रेस करूंगा तो ये जो ऐप है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अब जो लास्ट प्रॉब्लम बचती है वो ये है कि जब भी हम एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जा रहे हैं तो उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस समय हमको क्या करना है, एक लोडर दिखाना है, ठीक है। अब लोडर कैसे दिखाएंगे, मतलब लोडर इन द सेंस जो प्रोग्रेस बार होती है ना, एंड्रॉइड के अंदर भी वो प्रोग्रेस बार के नाम से ही है। प्रोग्रेस बार को हम दिखाएंगे कब तक, जब तक कि वेबसाइट पूरी तरह से लोड ना हो जाए। तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एक्सएमएल में जाके एक प्रोग्रेस बार लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे को ऊपर दिखाना है प्रोग्रेस बार को, तो ओवरलैपिंग रिलेटिव लेआउट में होती है, तो मैं यहाँ पे रिलेटिव लेआउट ले लेता हूँ। तो वेब व्यू के ऊपर मेरे को प्रोग्रेस बार दिखाना है। तो यहाँ देखो प्रोग्रेस बार आ चुका है। प्रोग्रेस बार का काम कुछ नहीं होता है, आपको क्या करना पड़ता है, उसको विजिबल, इनविजिबल या गॉन कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी आपको प्रोग्रेस बार को दिखाना है तो उसको विजिबल कर दो, जब उसको हटाना है तो आप उसको गॉन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रैप कंटेंट, इसकी एक आईडी दे देते हैं क्योंकि रन टाइम पे हम इसको मैनेज करने वाले हैं कि कब दिखने वाला है, कब हटाना है इसको। तो इसलिए इसका नाम, इसकी आईडी दे देते हैं पीजी बार। तो रिलेटिव लेआउट में जब भी आपको सेंटर देना है तो एक प्रॉपर्टी आपको चाइल्ड में ही मिल जाती है, सेंटर इन पेरेंट। लीनियर में आपको ग्रेविटी देनी पड़ती है, लेकिन रिलेटिव में ये ऑप्शन होता है सेंटर इन पेरेंट से आप डायरेक्टली सेंटर इन पेरेंट, मतलब पेरेंट के एकदम सेंटर में ला सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पे किया। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। सबसे पहले तो इसकी आईडी फाइंड कर देते हैं। तो प्रोग्रेस बार, पीजी बार, तो अब आईडी फाइंड हो गई। अब जो मेन काम है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अब हमको जाना पड़ेगा वेबव्यू क्लाइंट के अंदर, न्यू वेबव्यू क्लाइंट के अंदर। यहीं पे आपको एक और मेथड मिलेगा। पहले भी मैंने आपको ये न्यू वेबव्यू क्लाइंट सेट किया था अपन ने, कब, जब शुड ओवरराइड यूआरएल लोडिंग हमने किया था। जब भी हमको क्लिक कर रहे थे तो हमको उसी वेबव्यू के ऊपर यूआरएल को वापस से रीलोड कराना था, मतलब दूसरी यूआरएल को लोड कराना था। अब यहाँ पे एक और मेथड मिलता है, ऑन पेज स्टार्टेड। तो ये क्या, ये मेथड कब कॉल होता है, जब वो वेब व्यू पे पेज स्टार्ट होता है, मतलब पेज लोड होना स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो पीजी बार है उसको डॉट सेट विजिबिलिटी और क्या कर देंगे, विजिबल,
ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बाय डिफॉल्ट गॉन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी विजिबिलिटी जो है वो गॉन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बाय डिफॉल्ट वो नहीं विजिबल होगा। जैसे ही कहीं पे आप लोड करते हो तो विजिबल होगा, एंड अब विजिबल हो गया तो उसको रोकना भी तो है, तो हम वो कहाँ रोकेंगे, ऑन पेज फिनिश्ड। तो वेबव्यू क्लाइंट के अंदर ही आपको एक और मेथड मिलेगा, ऑन पेज फिनिश्ड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, pg बार डॉट सेट विजिबिलिटी गॉन। तो उसको चला के देखते हैं अपन। तो यहाँ पे ऐप स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि प्रोग्रेस बार लग चुकी है, और जब तक लोड नहीं होगा तब तक ये प्रोग्रेस बार चलती रहेगी। जैसे ही लोड खत्म हुआ प्रोग्रेस बार ऑटोमेटिकली हट गई। ऑटोमेटिकली क्यों हटी, क्योंकि हमने ये कोड कर रखा है, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे अगर कोई भी वेब पेज है या वेबसाइट है, अगर आपको पूरा का पूरा वेबसाइट को अगर एंड्रॉइड में इंटीग्रेट करना है, एंड्रॉइड में दिखाना है विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी ब्राउजर और डिफॉल्ट ब्राउजर, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो कैसे एंड्रॉइड में किया जाता है, और वेबव्यू के हेल्प से हम उसको कर सकते हैं। वेबव्यू के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, वेबव्यू क्लाइंट क्या होता है, कैसे यूआरएल को सेट करना होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है एक वेबव्यू को सेट करते हुए, तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।